गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज डेट है हमारी 7 अक्टूबर 2020 और हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था एक स्टेटमेंट जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वाली स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करी थी। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आती है तो आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए कंपनी का अकाउंट्स। इट मींस कंपनी के अकाउंट्स की बात हो रही है, ना ही पार्टनरशिप और ना ही 11th क्लास प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनानी है आपको प्रॉफिट एंड लॉस की। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं ऑलरेडी। चलो, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर ली है। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था। मैं आपके साथ दोबारा से आपके सामने मैंने रख दिया है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। सबसे पहले आता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप मैं फटाफट 5 मिनट्स में रिवाइज करा दूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप बच्चे बोलते थे नेट सेल्स और प्यार से बोलते हैं RFO। बेटा प्यार से बोलना, कुछ बच्चे गुस्से में बोलते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब अगर मैं 11th क्लास में बताऊं तो 11th क्लास में नेट सेल का मतलब होता था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यानी कुछ बच्चों को 11th क्लास याद आ रही थी, वेरी गुड, मंथन ने बता दिया। 11th क्लास में सर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते थे और फाइनली क्या निकल के आता था, नेट सेल। और नेट सेल को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आ गई अदर इनकम, यानी सेल्स को छोड़ के जो भी इनकम्स होंगी, जैसे मैंने बताया था डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सारी की सारी अदर इनकम यहाँ आएंगी। इन दोनों को प्लस करा फर्स्ट और सेकंड, तो ये आ गई टोटल रेवेन्यू। उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस का अगर आपने टोटल किया, एक्सपेंसेस का टोटल किया तो ये आ गए टोटल एक्सपेंसेस। और फिर हमने क्या किया था, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया था तो मेरे पास आया था प्रॉफिट। बट ये जो प्रॉफिट था ये बिफोर है टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। इट मींस अब आप इसमें से क्या माइनस करोगे, आप सबसे पहले इसमें से टैक्स दोगे और टैक्स देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को आप बोलोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मेट तो बहुत इजी था, मगर इसमें प्रॉब्लम आती थी हमें एक्सपेंसेस में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेटा फॉर्मेट इजी था बट मुझे याद कराना है आपको किसी तरह एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी याद करेंगे और फिर इनके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। इट मींस आप बोल सकते हो सर ये जो था CP चलो एक फूल दूंगा और these 7 points are called मेन हेडिंग। यानी आप इनको बोल सकते हो ये मेन हेड है। इनके अंदर मुझे क्या पढ़नी है, डिटेल्स पढ़नी है, यानी इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो पढ़नी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करा दिया था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी खर्चा होगा वो यहां आएगा। फाइनेंस कॉस्ट भी करा दी थी। फाइनेंस का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेने के ऊपर कोई भी खर्चा होगा वो यहां आएगा। फिर मैंने डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन भी बता दिया था। इसके अलावा जो भी कुछ कूड़ा करकट बच गया वो सब कहाँ आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। हमने नीचे के 4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे।
हमने नीचे के 4 पॉइंट्स पढ़े थे, अब क्या पढ़ने हैं हमें, ऊपर के 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और फिर है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कॉमा वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखते हैं अभी तीनों पॉइंट्स क्या हैं। बेटा एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, पहले हम जरा डाउट्स ले लें। मैंने पुराना आपको रिवीजन करा दिया। अब बोनस, बेटा बोनस कहाँ आता है, जल्दी बताओ बोनस कहाँ आएगा। बोनस आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा लोन क्या है, लोन उधार है, फाइनेंस कॉस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि उधार लेने पे इंटरेस्ट दे रहे हो। और एक बच्चा क्या पूछ रहा है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है वर्कमैन कंपनसेशन भी आ सकता है क्या। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन यानी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर वर्कर के ऊपर जो हम कंपनसेशन बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, तो क्या वो रिजर्व भी यहाँ आ सकते हैं। यस, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ऊपर वो रिजर्व भी आ सकता है इसके अंदर। तो वर्कमैन कंपनसेशन भी कहाँ आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। ठीक है सर, अब हमें ऊपर के 3 पॉइंट्स करने हैं। 3 पॉइंट्स के बारे में जरा आराम आराम से डिस्कशन करते हैं पहले। बेटा प्रीवियस क्लास के नोट्स भी सेंड कर दूंगा आज, और आज की क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं। जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से जरा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा लिमिटेड। बेटा सबको पता है टाटा लिमिटेड एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी और बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, टाटा लिमिटेड। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कंपनी इसलिए बताना चाहता हूं बिकॉज आपने कंपनी के ही अकाउंट्स पढ़ने हैं, तो इसलिए टाटा लिमिटेड है। और टाटा लिमिटेड हमारी कौन सी है, ये है एक पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, इसी के आपने अकाउंट्स पढ़ने हैं पब्लिक कंपनी के। टाटा लिमिटेड का जो ओनर है, जो सीईओ है, यानी जो इसका मेन ओनर है, सीईओ जिसको कहते हैं, वो है रतन टाटा। तो ओनर का जो नाम है, एक दो बच्चों को पता भी है, वेरी गुड, कह रहे हैं सर इनका नाम है रतन टाटा। चलो हमने थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता दिया टाटा कंपनी। अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं। बेटा टाटा आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। जैसे टाटा की टी आती है, पहले टाटा का मोबाइल भी आता था, फोन भी आता था, टाटा की सिम कार्ड भी आता है, और टाटा कार में भी डील करता है। बेटा टाटा ट्रक में भी डील करता है। ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज में टाटा ही टाटा छा रखा है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर टाटा का सॉल्ट भी आता है, तो बच्चे मेरे से आगे हैं। हाँ ये देखो, कह रहे हैं सर टाटा के स्पाइसेस भी आते हैं। तो बहुत कुछ टाटा डील करता है, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं। बेटा अभी आपके स्कूल में आप सबको बोला जाएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। प्रोजेक्ट आपके स्कूल में कंपलसरी होता है, और उस प्रोजेक्ट में एक वर्ड वो यूज करेंगे, वो वर्ड यूज करेंगे सेगमेंट। और आप सारे बच्चे निराश हो जाते हो, कहते हो सर ये सेगमेंट क्या होता है। तो मैंने आप बच्चों को बता दिया, प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट्स, यानी टाटा कंपनी के दीज आर सेगमेंट्स। हाँ बोल दिया है, बच्चे कह रहे हैं सर बोल दिया है, समझ नहीं आ रहा। अभी समझाएंगे आपको, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो भी सब समझाऊंगा, बट सेगमेंट्स का मतलब ये होता है। वापस आते हैं हम जरा। तो टाटा का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टाटा ने एक कार बनाई थी, नैनो कार। तो बेटा नैनो कार में हुआ क्या, सबसे पहले टाटा कंपनी खरीदती है रॉ मटेरियल। बेटा अकाउंट्स की बातें समझना जरा। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। फिर ये मटेरियल ये फैक्ट्री में चला जाता है,
और फैक्ट्री में बड़ी बड़ी क्या होती हैं, मशीन्स होती हैं। यानी सर जो भी आपने स्टील खरीदा है, रॉ मटेरियल क्या हुआ, स्टील हो गया, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मशीन्स होती हैं, वहां जाता है और वहां पे वो काम चल रहा होता है। जब तक वो काम चल रहा होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिख दिया मैंने, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ये लो मैंने जूम इन कर दिया। वर्षा ने बता भी दिया। कह रहे हैं सर इसको शॉर्ट में बोलते हैं RM, रॉ मटेरियल। बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं WIP। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कार्य अभी प्रगति पर है। कच्चा माल, कार्य अभी प्रगति पर है, यानी अभी कार बनी नहीं है, अभी तो मशीन में कार की डिजाइन बन रही है। और उसके बाद जब तक कार्य प्रगति पर होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनली जब कार बन जाती है तो उसको बोला जाता है फिनिश गुड्स। उसे बोला जाता है फिनिश गुड्स। तो ये तीन वर्ड होते हैं, कच्चा माल, फिनिश गुड्स का मतलब पक्का माल, और ये होता है जब तक वो बना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो फाइनली फिनिश गुड्स को बोला जाता है ये बन चुकी है कार। तो इस तरह से नैनो कार बनाई जाती है। बच्चे कह रहे हैं सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। बेटा क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ी सी ब्लर है। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। ये लो मैंने जादू कर दिया। ओम राधे राधे। अब क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं हाँ अब क्लियर है सर। राधे राधे के बाद एकदम क्लियर हो गया। हाँ मैं आगे चलता हूँ अब। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में इसे क्या, बैलेंस शीट में। हाँ बेटा अभी बताएंगे पार्थ, वो अभी बताएंगे जो आप। सर की कृपा है, साईं विनायक हमेशा बने रहे। अच्छा थैंक यू सो मच विमन्यु। ये है फिनिश गुड्स। ये मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। अभी मैं और डाउट्स लूंगा। बेटा एक कंपनी है जिसका नाम है जेगुआर। जेगुआर की स्पेलिंग क्या हुई? जेगुआर, मुझे याद नहीं है, शायद ये स्पेलिंग होती है जेगुआर। हाँ जेगुआर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटा जेगुआर एक बहुत बड़ी कंपनी है। सुनना जरा मेरी बात। ये कंपनी की कार जो होती हैं बहुत कॉस्टली कार्स होती हैं। हाँ ये कार बहुत कॉस्टली होती हैं। मेरी बात सुनेंगे बेटा, जेगुआर एक अलग कंपनी है जिसकी कार बहुत कॉस्टली हैं, तो लोग नॉर्मली परचेज नहीं करते। तो जेगुआर ने क्या कहा, सुनेंगे बात ध्यान से। जेगुआर ने कहा टाटा कंपनी को, क्या कहा कि जेगुआर गाड़ी तो हम ही बनाएंगे, यानी जेगुआर जो कंपनी है बनाएगी वही, मैन्युफैक्चर वही करेगी। टाटा कंपनी क्या करेगी, बिकॉज टाटा कंपनी का बहुत नाम है, टाटा कंपनी पहले परचेज करेगी। किससे परचेज करेगी? जेगुआर से। और आगे उसको क्या करेगी? सेल करेगी। इट मींस टाटा कंपनी, ध्यान से सुनो, टाटा कंपनी नैनो कार को बनाती है। बनाती है मतलब क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। बेटा बनाती है, मगर जेगुआर बनाती नहीं है। जेगुआर तो कोई और ही बनाता है। टाटा कंपनी क्या करता है, परचेज करता है जेगुआर से और आगे बेच देता है। जब परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो उसको वर्ड यूज किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड। क्या वर्ड बोला जाता है? स्टॉक इन ट्रेड। हाँ बिकॉज ऑफ गुडविल। बेटा टाटा की कंपनी की गुडविल अच्छी है इसलिए वो जेगुआर से गाड़ी खरीदते हैं और बेचते हैं, उसे क्या वर्ड बोला जाता है? स्टॉक इन ट्रेड। अभी और बातें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सर ये वाली बात, मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारी जो एक कंपनी है जिसका नाम है अमूल। बेटा अमूल भी एक कंपनी है, अमूल लिमिटेड। वो क्या करती है, वो अमूल का बटर,
बेटा वो अमूल का जो बटर है उसको क्या करती है, बनाती है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं मैन्युफैक्चर करती है, और फिर बटर को क्या कर देती है, बेच देती है। बट ध्यान से देखो, आपकी गलियों में, आपकी बेटा गलियों में जो शॉप्स हैं, जो आपकी गलियों में जो शॉप्स हैं, वो शॉप्स वाले अमूल का बटर बनाते नहीं हैं। वो शॉप वाले अमूल से बटर परचेज करते हैं, वो खरीदते हैं, और फिर वो शॉप वाले क्या करते हैं, आपको बेच देते हैं। इट मीन सर ये जो दुकानदार हैं, ये अमूल का बटर खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, अमूल से, और आगे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इट मीन्स अमूल के बटर को ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। बेटा होप आपको ये मेरे दोनों एग्जांपल समझ आ गए होंगे, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है। एनी डाउट्स इन दिस? बेटा स्टॉक इन ट्रेड और मैन्युफैक्चरर में, हाँ सर आ गया समझ। एनी डाउट्स? क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं सर और क्लियर है एकदम। नो सर, नवनीत भी मना कर रही है, शिखा, सृष्टि तिवारी, बच्चों को एकदम क्लियर है, कह रहे हैं सर ऑल क्लियर। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब मैंने आप सब बच्चों को बता दिया। थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल, जिससे बुक आपको बोरिंग ना लगे, बुक इंटरेस्टिंग लगे आपको। बिल्कुल क्लियर है? हितेश कह रहा है क्लियर है। अब सर हम आते हैं फॉर्मेट पे। बेटा ये देखो फॉर्मेट, अब आपको समझ आ जाएगा स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हो गया जैगुआर। आप ये किसकी बना रहे हो, आप ये बना रहे हो टाटा लिमिटेड की। बेटा टाटा लिमिटेड की P&L है, और वहां स्टॉक इन ट्रेड आ रहा है, यानी जिसमें आप परचेज करते हो और सेल करते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये आगे जैगुआर। जैगुआर को ये खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्टॉक इन ट्रेड। और चलते हैं, सर ऊपर क्या लिखा है। बेटा ऊपर लिखा है मटेरियल्स कंज्यूम्ड, यानी सर मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे टाटा कंपनी पता है किसके बारे में बात कर रही है, नैनो कार के बारे में। इट मीन सर नैनो कार का मतलब वो बनाती है। तो यहाँ पे आ गया परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नैनो कार सेगमेंट्स। हाँ, और ये क्या आ गया, जैगुआर, जो खरीदते हैं और बेचते हैं। तो हमारे दोनों तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस वो होता है जिसको हम खुद बनाते हैं, बेचते हैं, और दूसरा होता है जैगुआर, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और ये भी बता दिया सर मटेरियल कंज्यूम्ड, बेटा रॉ मटेरियल। सर ये बात समझ आ गई? इधर आओ, मैं वापस चलता हूं अपने नैनो कार पे। बेटा जब आप 11th क्लास में होते हो और 12th क्लास में होते हो, तब आपको बोला जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब आप अभी कच्चा माल हो, अभी अकाउंट सीख रहे हो, फिर आप गलती से सीए की लाइफ में घुस जाते हो, यानी अब सीए की पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी है। तो पहले तो आप कच्चा माल थे, अब आप वर्क इन प्रोग्रेस हो, अब आप सीए बनने की तैयारी कर रहे हो, और ये तैयारी 5 साल, 6 साल, 10 साल तक चलती रहती है। अगर भगवान ने कृपा कर दी तो आप फाइनली बन जाओगे सीए, और जिस दिन आप सीए बन गए उस दिन आपको बोला जाएगा यू आर फिनिश गुड्स। अकाउंट्स के अंदर आप फिनिश गुड्स हो गए द डे यू बिकम आ सीए। तो 12th क्लास से लेके सीए तक की जो भी ये जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आपको क्या बोला जाता है, कहा जाता है निकम्मा है बच्चा। निकम्मा, इसका मतलब है कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ बेटा, जो सीए नहीं करना चाहते वो उसी 12th क्लास पास होते ही फिनिश गुड्स बन जाते हो। 12th क्लियर करी और क्या बन गए आप, फिनिश गुड्स। तो मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ऊपर के दो पॉइंट्स आपके डिस्कस कर लिए, एक पॉइंट और रह गया, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सर वो कौन सा पॉइंट हो गया,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल खत्म, परचेज खत्म, लास्ट पॉइंट बचा है सर ये, और यहाँ लिखा है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स बेटा, नैनो कार। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, और स्टॉक इन ट्रेड, जगुआर। इन सब का क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन इन्वेंट्री। जल्दी बता दो आप में से कोई भी एक बच्चा, बेटा चेंज इन इन्वेंट्री आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज बेटा इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है नेशनल इनकम, उसके अंदर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। हाँ, प्रियांश बता रहा है बेटा नेशनल इनकम में क्या फॉर्मूला था। मैं पहले आपको बता दूं, नेशनल इनकम में फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बट ये चीजें आपने कहां पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की बात होती है बेटा, इनकम की बात होती है। बच्चा मेरे से पूछता है, ध्यान से देखो, यहां पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों को समझ भी आ गया है। यहां मैं क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों? यहां पढ़ा रहा हूं एक्सपेंस। इकोनॉमिक्स में बात होती है इनकम की, और अकाउंट्स में बात होती है एक्सपेंस की। यानी जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में बात होती है एक्सपेंस की। और अगर बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए तो अकाउंट्स का फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाएगा। सर उल्टा कर दो बेटा, फॉर्मूला क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन इन्वेंट्री। मैं इसको इकोनॉमिक्स को काट रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अकाउंट्स में क्या फॉर्मूला बनेगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब भी बता दिया। बेटा पी एंड एल सारी बातें खत्म। आओ जरा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे इंटरेस्ट बनाते हैं, जरा आओ मेरे साथ। कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको। मैं आपको पहले 11th क्लास याद दिला देता हूं। 11th क्लास का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कॉस्ट। बेटा ये मान लेते हैं ये जो पेन है, इस पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये पेन की कॉस्ट है 100 रुपीज। मैं 11th की बात कर रहा हूं। आपने इसको बेच दिया, सेल कर दिया। सेल कर दिया 120 रुपए में। यानी सर कॉस्ट थी 100 रुपए, बेच दिया 120। क्या आप बता सकते हो कितने का प्रॉफिट हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ कह रहे हैं सर ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाएं तो भगवान आपको बहुत दुआएं देगा। हाँ बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, मैं भी सिर्फ बेस तैयार कर रहा था आपका। 100 रुपए की चीज 120 में बेची तो प्रॉफिट कितना आ गया? 20 रुपीज। अब सर इनको क्या क्या बोलते थे, जरा ध्यान से देखते हैं। इस प्रॉफिट को अब आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने पहली चीज बता दी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप बोलते थे नेट सेल, 11th क्लास में बोलते थे नेट सेल। और सर कॉस्ट को पता है क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये इसका पूरा नाम होता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वेरी गुड, नेहा ने, सौरभ ने बता भी दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं वो फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। नेट सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सर ये फॉर्मूला तो आपने 11th में बहुत बार पढ़ा था। सेल है 120, 120 में से कॉस्ट थी 100 रुपए, जैसे ही माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा 20। बेटा ये फॉर्मूला बहुत बार 11th में पढ़ा है, बहुत इजी है। अब थोड़ा सा इसको मुश्किल कर देते हैं, क्वेश्चंस के साथ जरा डिस्कस करते हैं। कहाँ गए? मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ जरा इसके। ये लो, ये आपके साथ पहला क्वेश्चन। बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये पहला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1, पहले आसान आसान क्वेश्चन फिर सीधा मुश्किल क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं सेल है 2 लाख, मैंने यहां लिखा सेल है 2 लाख माइनस सीओजीएस पता नहीं, सीओजीएस पता नहीं, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहे हैं जो प्रॉफिट है वो 25% है किसका, सेल का। बेटा सेल पता थी आपको, यानी 25% सेल का है और सेल पता है। पता है 25% कितना हुआ, तो अगर मैं इसका 25% निकाल दूं, बेटा आसान आसान है, बहुत आसान चल रहा है, कुछ बच्चों ने बता भी दिया। ये लो 50,000, तो 25% ऑन सेल मतलब 50,000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 1,50,000। उन्होंने पूछा था फाइंड आउट कॉस्ट, तो कॉस्ट आ गई आपके पास 1,50,000। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे करके मुश्किल चलते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, बेटा 12th में भी आएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। यहां लिखा है सेल 6 लाख, बट जो प्रॉफिट है ध्यान से देखो वो 25% पता है किसका है, कॉस्ट का है सर। और सर कॉस्ट तो हमें पता नहीं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान से ये देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। बेटा थोड़ा सा मैथ्स आ गया, हाँ बच्चों ने बता भी दिया, कह रहे हैं सर ये भी आसान है। कह रहे हैं सर सेल है 6 लाख माइनस कॉस्ट, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। जैसे ये कॉस्ट था, कॉस्ट तो मुझे पता नहीं, तो मैंने कॉस्ट को क्या मान लिया, एक्स। कॉस्ट नहीं पता था, मैंने क्या मान लिया, एक्स। और प्रॉफिट है 25% किसका, कॉस्ट का, यानी सर प्रॉफिट है 25%, वो भी किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट को तो हमने एक्स माना था, उसका 25%। तो ये अब इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 6 लाख माइनस वाला उधर आ गया प्लस 25x और ये प्लस x। इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। बेटा x आपको समझ आना चाहिए, ये आ गया 125x और ये आ गया 6 लाख। और अब जल्दी जल्दी बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली x कितना आ रहा है। बेटा वो वाला भी कर सकते हैं, ईशा ने जो बताया वो भी मेथड आप कर सकते हो। प्रेक्षा जैन नेहा का आंसर आ गया 4,80,000। बेटा किसी भी मेथड से करो, मैथ्स है, कोई रटने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप उससे करो। मैंने यहाँ पे कॉस्ट को माना था एक्स और फाइनली मेरे पास कॉस्ट का आंसर आ गया 4,80,000, ये आ गया कॉस्ट। तो आपके पास जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करना। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। बेटा क्वेश्चन थर्ड आपके लिए है, आ जाओ सारे बच्चे रेडी हो जाओ। क्वेश्चन थर्ड, यहां पे सर कॉस्ट दिया हुआ है मगर प्रॉफिट जो है वो 25% सेल का है। जल्दी बताएं कैसे निकालेंगे अब। सेल को सर एक्स मानना पड़ेगा। पार्थ का सबसे पहले आंसर आया है। बेटा पार्थ ने आंसर निकाला है, और बच्चे बताएं कितना कितना आ रहा है। बेटा वो आपके पास जो भी तरीके हैं आप उनसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर मेरा तरीका। नेहा आंसर गलत आ गया आपका। सौरभ का आंसर, सौरभ बेटा 1 0 कम लगा दिया। मंथन आपका भी आंसर गलत है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो मैंने समझाया था इतना आसान। नेट सेल माइनस खुशी। बेटा एक बच्चे का आंसर आया है, सौरभ का और पार्थ का। COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये हमने एक्स माना, कॉस्ट है हमारे पास 9 लाख और प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल।
और सेल को आपने माना था x। हाँ, अब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, वर्षा का, खुशी का, दाक्षी का, अब आंसर सही आ रहा है। बेटा आराम आराम से कर लो, जल्दीबाजी नहीं करनी। आस्था का आंसर भी आ गया, दिव्या, सरोज का। अब सब बच्चे बता रहे हैं सर ऐसे करना था, और ऐसे करने के बाद वेरी गुड, एक्स का आंसर आया है 12 लाख। बेटा मेरे पास इसके कुछ आसान तरीके भी होते हैं, बट मैं नहीं चाहता आपके साथ वो शॉर्टकट डिस्कस करूं। सिंपल मैथ्स है, मैथ्स लगानी है तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है सॉल्व आपने। अच्छा सर, अब मैं आगे चलता हूं आपके साथ। सर एक बात बताओ, ये सारे वर्ड्स जो आपने लिखवाए थे, ये सारे वर्ड तो सर 11th क्लास के हैं। 12th क्लास में क्या इनका नाम चेंज हो गया? बेटा नेट सेल का नाम 12th में क्या हो गया? 12th में नेट सेल को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या बोला जाता है? ध्यान से सुनना, 12th क्लास पढ़ रहे हो। वेरी गुड, नेहा ने बता दिया। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी सर सेल को बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उनमें से जब माइनस करते हैं तो फाइनली आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको वर्ड्स बता दिए। हाँ बेटा ध्यान से पढ़ना, कॉस्ट को क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। धीरे धीरे करके चीज मुश्किल होती जाएगी, इसलिए मैं अभी आपको आसान आसान करा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल को बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा मेरा क्वेश्चन अब आपके लिए, आओ जरा यहाँ पे। बेटा ये देखो मेरा आपके लिए क्वेश्चन है। सर ये तो हम 12th में पढ़ रहे हैं, आरएफओ तो हमें समझ आ गया, ये रहा आरएफओ, इसे क्या बोलते हैं? नेट सेल। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने ये ढूंढ के बताना है। बेटा आराम से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढोगे आप। ये देखो जरा, एक्सपेंसेस में मैं ढूंढ रहा हूं, मैं जरा इसकी नंबरिंग करता हूं। 1 नंबर, सुनना मेरी बात, 2 नंबर, और इसका नंबर 3 नंबर। बेटा आराम से मेरी बात सुनना। आप सब बच्चे मुझे आंसर में ये बताओगे, अभी चैट बॉक्स में मैसेज करना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब 1 है, 2 है या 3 है? बेटा ये बताओ आप मुझे, 1 है, 2 है या 3 है? आराम से बताओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं जरा आंसर चेक करता हूं। हाँ, इतना आसान होता तो मैं क्यों पूछता। दाक्षी ने आंसर दिया है खतरनाक सा एकदम। बढ़िया दाक्षी, आपका आंसर ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर गलत है। बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं। यानी सर इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं, ना इसका आंसर 1 है, ना इसका आंसर 2 है, ना 3 है। जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो इस तीनों को मिला के बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन तीनों को, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ 1 + 2 + 3 तीनों को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था, बच्चा कह रहा है सर आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। नन ऑफ द अबव। इन तीनों को 11th क्लास में आप बोलते थे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और अब क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर फंसोगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दिक्कत आएगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंज इन इन्वेंट्री। इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन। सर ऐसी चीजें आपने क्यों कराई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है बेटा, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया। सीबीएसई आप बच्चों को जीने नहीं देगा, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछता जा रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने 2016। सी का मतलब होता है कंपार्टमेंट। कुछ बच्चे कंपार्टमेंट के नाम से मुस्कुराने लग जाते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर क्या बोले। तो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। कंपैरेटिव बनानी थी इसमें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बेटा जब हमने इसमें अदर एक्सपेंस पढ़ा तो सीबीएसई ने क्या गेम खेला? सीबीएसई ने कहा अदर एक्सपेंस है 25%, बट आगे क्या लिखा? आगे लिखा 25% किसका? बेटा ध्यान से पढ़ो, 25% किसका? 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बच्चों को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पता ही नहीं था। ये देखो, तीन चीजें थी बेटा। पहला क्या था इसमें, याद है आपको? कॉस्ट के अंदर पहला क्या था, ये लो। पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ सर वो है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं कॉस्ट। दूसरा था परचेज, यानी सर परचेज को ले लेना। तीसरा था चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी सर इन दोनों का जो टोटल आएगा, बेटा इन दोनों का जो टोटल आएगा वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। सर इन दोनों का टोटल आ रहा है 8 लाख, यानी सर ये जो 8 लाख है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसका आप 25% निकालोगे तब आपका आएगा अदर एक्सपेंस। तो छोटी छोटी बातों में बेटा सीबीएसई दिमाग लगा रहा है। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सर हाँ ये दो बातें इसमें आती थी, तीन आती थी हमारे क्वेश्चन में, दो गिवन है तो मैंने दोनों ले ली। ऐसे ही सर ये है, इन दोनों का टोटल ये है आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। 6 लाख का 15%। क्या आप सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है बेटा, मैंने क्यों समझाया था ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर, एक दो बच्चों के डाउट्स हैं बेटा। बेटा हर चीज के पीछे लॉजिक चल रहा है, मैं एक दो बच्चों के डाउट्स ले लूं जरा। जल्दी बताओ बेटा, ये टेक्निकल टॉपिक था, क्या सब बच्चों को समझ आया है? टेक्निकल है ये थोड़ा। हाँ ज्योति कह रही है सर अगर ये छोटी सी बात पता नहीं होगी तो पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है हमारा। वेरी गुड, यही तो मैं बता रहा था बेटा, छोटी छोटी बातें। हाँ सब बच्चे कह रहे हैं सर ये क्लियर है। वर्षा कह रही है, नवनीत बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ये क्लियर है। एक एक लाइन का बेटा मतलब समझ आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बच्चे कह रहे हैं सर पेनी पेनी मेक्स द मनी। हाँ असाइनमेंट दोबारा से सर रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ बेटा घबरा जाते हैं, जरा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे सर रिकॉर्डिंग भेज देना, दोबारा से करा दो। बेटा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बहुत आराम से समझाया है मैंने आपको टॉपिक। हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने खुद कंप्लीट करना है घर पे, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। इसमें बस मेन 25% था, इस क्वेश्चन को आपने खुद कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव के अंदर वही एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपने खुद सॉल्व करना है। ओके सर, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। हम और आगे चलते हैं। मैंने आपको इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स करा दिए। आ जाओ जरा, एक और छोटा सा क्वेश्चन। बेटा लास्ट टाइम मैंने आप सब बच्चों को होमवर्क दिया था और मैंने कहा था होमवर्क में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ स्कैनर करना है। टीएस ग्रेवाल सर की लास्ट में बैक साइड ऑफ टीएस ग्रेवाल सर, यानी जो टीएस ग्रेवाल सर की बुक है उसकी लास्ट में बैक साइड में स्कैनर दिया हुआ है। बेटा हर चैप्टर में हार्डली 8 क्वेश्चन है,
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस करो। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी है, उसको देखो कौन से क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर 3 कंपैरेटिव और कॉमन साइज है, और चैप्टर नंबर 4 है रेशियो एनालिसिस। तो जितने आप क्वेश्चन स्कैनर के कर लोगे, सीबीएसई के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। सर ये कहाँ पे है? बेटा ये कहाँ है? ये है आपकी बुक। बेटा मेन वाले नहीं करने, पहले सीबीएसई वाले क्वेश्चन करो। और इसकी जैसे ही बैक साइड पे आप आते हो, ये आ गई बैक साइड। इसमें आपको ये देखो दिया हुआ है स्कैनर, पेज नंबर S.33। ऐसे बैक साइड में बड़े सारे क्वेश्चंस हैं स्कैनर के, सिर्फ ये ही करने हैं। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट है, वेरी गुड, कह रहे हैं सर ब्लैक एंड व्हाइट है। बेटा सीबीएसई के क्वेश्चन है, पहले इन्हें करो तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, कुहू कह रही है ओके सर। रेशियो चैप्टर के बारे में हम आपके साथ धीरे धीरे करते करते डिस्कशन हमने करी। मैंने अभी तक आपको 3 रेशियो कराई हैं। पहली रेशियो थी करंट रेशियो, दूसरी रेशियो थी लिक्विड रेशियो, तीसरी रेशियो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नीचे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये था नेट प्रॉफिट रेशियो का। मैं आज आपको एक और रेशियो करा देता हूं। ये रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। धीरे धीरे करके हमारी रेशियोज भी खत्म हो जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट, अभी आपने निकालना सीखा था। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। मैंने आपकी टोटल 4 रेशियोज करा दी। ग्रॉस प्रॉफिट अभी सीखा है आपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चारों की चारों रेशियोज भी आपकी कवर हो गई। धीरे धीरे करके हम और रेशियोज को कवर करेंगे ऐसे ही। मुझे एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी। बेटा एक क्वेश्चन है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 6। सारे सारे चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6, क्रेडिट सेल 90,000। मैं क्वेश्चन को यहां पे रखता हूं आपके सामने। बेटा ये कोई फॉर्मूलेज नहीं है, ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6। शायद कुछ बच्चे मैथ्स के अकॉर्डिंग समझ जाएं। बच्चा कह रहा है सर टोटल सेल का क्या मतलब होता है? 2 तरह की सेल होती है, एक होती है कैश सेल और एक होती है क्रेडिट सेल। सब पुरानी बातें हैं 11 क्लास की। 2 तरह की सेल होती हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल दे रखी है 90,000। बेटा क्रेडिट सेल दे रखी है 90,000, और ये क्रेडिट सेल है 3/4 ऑफ टोटल सेल। यानी सर ये जो क्रेडिट सेल निकाली है ये 3/4 ऑफ टोटल सेल है। इट मींस वो बोल रहे हैं, बाकी बच्चों बेटा आप फटाफट सॉल्व करो। हाँ क्रेडिट सेल जो है वो है 3/4 ऑफ टोटल सेल्स, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्रेडिट सेल है 90,000, बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 ऊपर 3 नीचे, तो फाइनली आपके पास आ गई टोटल सेल। टोटल सेल आ गई 1,20,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल है 1,20,000। जल्दी बताओ कैश सेल कितनी हुई? कैश सेल हुई 30,000। तो टोटल सेल आ गई मेरे पास, ये पहला आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट जो है 25% किसका है? कॉस्ट का। और सर कॉस्ट तो पता नहीं, एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला जो आपने सीखा था।
नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने फॉर्मूला सीखा था। नेट सेल अभी आपने बताया 1,20,000, कॉस्ट पता नहीं, एक्स मान लिया, प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मैंने क्या माना था, एक्स। तो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ फाइनली एक्स कितना आया। बेटा बताएंगे एक्स कितना आया। एक्स को हमने माना था कॉस्ट, कितना आ रहा है, वेरी गुड, प्रिया ने बताया है 96,000। बेटा चेक करें क्या एक्स 96 आ रहा है, सौरभ ने भी, हाँ बेटा एक्स कितना आ रहा है, प्रियांश, मंथन, हाँ सर कह रहे हैं सर एक्स 96,000 आ रहा है। निकालना क्या है, निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसा निकालेंगे, कह रहे सेल है 1,20,000 और कॉस्ट है 96,000। तो जैसे इसको सॉल्व करा तो बच्चे कह रहे हैं आंसर आ रहा है 24,000। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा आपको कई बार कंफ्यूज कर देते हैं बोर्ड के टाइम, तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच में करा रहा हूं, इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको छोटे छोटे, हाँ इसमें बेटा आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो जिन बच्चों को शॉर्टकट की नॉलेज है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप सबसे एक बार दोबारा से अपील है कि काइंडली कंप्लीट स्कैनर, बेटा स्कैनर जरूर कंप्लीट कर लेना, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। 25% ऑन कॉस्ट, अच्छा हाँ बच्चे कह रहे हैं सर अलविदा।